बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। बजट पेश कर दिया गया है। क्या हुआ है, कैसे छुरा चला है इस बजट में, इसकी तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा। इमरान रियाज खान का एक रोज़ा रिमांड, मियाँ अली अशफाक कहते हैं एक मौका दिया गया है, साबित करो क्या साबित करना है। लेकिन जो चीज़ें नज़र आ रही थी उनके बाद अजहर सिद्दीक साहब बता रहे थे कि ये अब पूरी तरह से डिस्चार्ज का केस नज़र आ रहा है, मगर एक रोज़ा रिमांड इमरान रियाज खान का दे दिया गया है। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। जो सरगोधा में हुआ वहाँ से बात शुरू करते हैं। आपके सामने में रखूँ, सरगोधा में हमारे सामने आया कि जज मोहम्मद अब्बास साहब ने ख़त लिखा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को, मलिक शहजाद साहब को। और मलिक शहजाद साहब ने उस ख़त के बाद क्या किया है, उन्होंने सेक्रेटरी दिफा और ISI सेक्टर कमांडर सरगोधा इनको नोटिस जारी कर दिए हैं। ये अदालत से हमारे सामने ख़बर आ रही है। हुआ क्या है इस मामले में, देखिए जज साहब ये बताते हैं कि उन्हें हिरासा किया जा रहा था। इससे पहले आपको मालूम है कि 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो भी ख़त लिख चुके हैं। हुकूमत ने बड़ा शोर मचाया था इस बात पे। अब सरगोधा से ये ख़त आ रहा है। सरगोधा में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मोहम्मद अब्बास साहब, इनका ख़त वाज़े क्या करता है, इनका ख़त ये वाज़े करता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता लोगों पर जो केसेस बनाए गए उन्हें खींच के घसीटा जा रहा था। ये मुख्तलिफ हवालों से केसेस थे। 9 मई के ख़ास तौर पर केसेस थे इनमें। और पाकिस्तान भर में जो FIRs हुई उनमें 2 FIRs, एक मियाँ वाली की FIR थी और इनके साथ एक ISI के ऑफिस की और एक एयरबेस की FIR थी। ये जो FIRs थी ये सबसे ख़तरनाक 2 FIRs थी। इन केसेस में मुख्तलिफ जजेस के ज़रिए इनको आगे बढ़ाया जा रहा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो थे वो साल से ऊपर हो गया था, इनमें वो मुक़य्यद थे। तो जैसे ही नए चीफ जस्टिस आए लाहौर हाई कोर्ट के, तो जस्टिस मलिक शहजाद साहब ने आते ही जज एजाज बुट्टर साहब इनको मुअत्तल किया। और इनको मुअत्तल करने के बाद जज मोहम्मद अब्बास साहब को ये जिम्मेदारी दी। ये जज मोहम्मद अब्बास साहब आए 25 तारीख को, मई की 25 तारीख को आए थे और 10 जून को इन्होंने फैसला सुना दिया। 10 जून को दोनों केसेस, ये जो एक ISI के ऑफिस का केस था और एक एयरबेस केस पर हमला हुआ ये केस था, इन दोनों केसेस में जज साहब ने तमाम अफराद को अदम सबूत की बिना पर बरी कर दिया, क्योंकि ये मुकम्मल तौर पर बताया जा रहा है जज साहब की अदालत से कि ये झूठ पर मबनी केस थे, कुछ सबूत नहीं साबित नहीं हो रहा था। और इससे पहले आप देखिए कि ये केसेस हमारे सामने पुलिस आती थी, जो पुलिस यास्मीन राशिद साहिबा के केस में कर रही है, आलिया हमजा के केस में कर रही है, सनम जावेद के केस में कर रही है। कहीं चालान लेकर पेश नहीं होते, रिकॉर्ड के साथ पेश नहीं होते, और कहीं बताया जाता है एक और मुकदमा, एक और रिकवरी, इस रिकवरी का फॉरेंसिक, इसका पूरा जायजा, इसकी जांच, मजीद सवालात, मजीद तफ्तीश, मजीद रिमांड पुलिस ये करती है। तो 100 से ज़ायद अफराद जो हैं वो जमानतों पर रिहा कर दिए गए हैं। अब जज साहब ये बताते हैं कि उन्हें आते ही ये बताया गया कि उनसे ISI के लोग मुलाकात करना चाहते हैं। जज साहब ने ये मुलाकात करने से इनकार कर दिया। मैंने आपको बहुत पहले बताया था, सिंध हाई कोर्ट में एक जज साहब जो ट्राइब्यूनल के मामलात देख रहे थे, जिनके पास खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का और दीगर लोगों का, आलमगीर साहब का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, इनका और कुछ और केसेस लगे हुए थे। तो ये जज साहब वो केसेस देख रहे थे। जस्टिस के आगा, तो जस्टिस के आगा साहब जो हैं, फिर उन्हें उनका टर्न नहीं था कि उन्हें दीगर जो सिंध हाई कोर्ट की ब्रांचेस है वहाँ भेजा जाता, लेकिन उन्हें भेज दिया गया और उन्हें ट्राइब्यूनल की जो जिम्मेदारियां हैं वो अदा करने से रोका गया। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि हुआ क्या। पहले जज साहब से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की गई, जज साहब ने मुलाकात नहीं की। जब ये मुलाकात नहीं हुई तो जज साहब बताते हैं कि उन्हें हिरासा किया गया, उनके घर का सुई गैस का मीटर तबाह कर दिया गया। ये बड़ा खौफनाक हो सकता था। जज साहब के घर में खुदा न खस्ता किसी घर का सुई गैस का मीटर तोड़ दिया जाए तो आग भी लग सकती है। और जज साहब की फैमिली को हिरासा किया गया, जज साहब ये कहते हैं। फिर जज साहब की अदालत पर हुई फायरिंग, ये भी जज साहब के लेटर से पता चलता है।
फिर जो अभी 10 तारीख गुजरी है तो जज साहब की अदालत का मुसलसल घेराव किया गया। जज साहब जो हैं वो तमाम प्रेशर बर्दाश्त कर गए और जज साहब ने फिर ये मामला जो है वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को ख़त लिखकर बता दिया है। अब उन्होंने ये केस टेकअप किया है, आईजी पंजाब को, पुलिस के दीगर अफसरान को, इनके साथ सेक्रेटरी दिफा को, ISI सेक्टर कमांडर सरगोधा को, इनको तलब कर लिया है। अब आप देखिए कि उमर अयूब साहब यही बात पार्लियामेंट हाउस के बाहर बता रहे थे। उमर अयूब साहब कहने लगे कि सरगोधा में अफसरान ने, एजेंट्स ने जज साहब को और उनके स्टाफ को यरगमाल बनाया हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे करबला बना दिया गया है। जज साहब को, उनके स्टाफ को पानी भी नहीं पीने दिया गया। और आज मियाँ वाली के जज साहब को पुलिस ने घेरे में लिया हुआ था। उमर अयूब साहब ये सारी दास्तान सुना रहे थे। तो ये सब कुछ हो रहा है। अब एक खबर और है हमारे सामने। वो खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तकर्री का जो मामला है उसमें 14 जून को, यानी कि आज 12 है, परसों इजलास है। इस इजलास में जस्टिस शहजाद मलिक साहब जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं, इनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दी जाएगी। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब, इनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दी जाएगी। जस्टिस अकील अब्बासी, इनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दी जाएगी। जुडिशल कमीशन ने तीनों जजेस के नामों की सिफारिश करके मामला पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिया था। ये हो सकता है। अब ये जो जज साहब हैं, जस्टिस शहजाद मलिक साहब, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, इनके केस में तो हमने देख लिया, इन्होंने आज ये भी कर दिया कि ट्राइब्यूनल के जजेस जो हैं वो नामजद कर दिए इन्होंने कि ये केसेस देखेंगे, और जो रिटायर्ड जजेस वाले ट्राइब्यूनल हैं उनको उन्होंने बिठा दिया कि ये आप नहीं देख सकते, क्योंकि उनको बिठाया जा रहा है कि ये देखेंगे फॉर्म 47 वालों के मामलात। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले ये केस जो है, अगर जज साहब ये चलाते हैं तो लड़ सकते हैं। ये जज साहब मरकज़ में, पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है कि नून लीग की हुकूमत के लिए मुसीबत बने हुए थे। अब अगर ये सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे तो क्या सूरत हाल बदल जाएगी? बदल भी सकती है। तो जज साहब एक काम कर सकते हैं, ये काम जो है वो अहमद अली शेख साहब सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने भी किया था। अहमद अली शेख साहब की एलिवेशन की खबर आई थी, लेकिन अहमद अली शेख साहब ने कहा था नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना। तो जस्टिस शहजाद मलिक साहब इनकार कर सकते हैं। ये हमारे बाज़ दोस्त बता रहे हैं कि वो इनकार कर सकते हैं। गो कि हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि वो अपने करियर में जो पीक है उसकी तरफ जाए। जस्टिस साहब भी चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जज भी बने वो, और उनके ज़ाहिर है कि करियर में एक बहुत बड़ी तब्दीली होगी, एक जंप होगा, एक बड़ी एलिवेशन होगी। लेकिन जज साहब चाहें तो इनकार भी कर सकते हैं। यह हमारे यहाँ पहले भी हो चुका है। अगर वो ये इनकार कर देते हैं तो इस वक्त जो हमें एक प्लान नज़र आ रहा है उस प्लान पर अमल दरामद रुक जाएगा। अब ये जो सरगोधा के जज साहब ने ख़त लिखा है ना, इस ख़त को देखिए और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को देखिए। वो अपनी अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में कह चुके, जहां तरबिनल्ला साहब दीगर जजेस बता रहे थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस बता रहे हैं कि मुदाखलत हो रही है, मामू कह चुके नहीं, मेरे दौर में मुदाखलत नहीं हो रही। काजी फाइज ईसा साहब मान ही नहीं रहे। अब ये खत जो है ये बिल्कुल ताज़ा डेवलपमेंट है। तो काजी फाइज ईसा साहब क्या देखेंगे कि मुदाखलत हो रही है, कैसे हो रही है, किस तरह से मर्जी के फैसले हासिल करने की कोशिश हो रही है, क्या काजी फाइज ईसा साहब देखेंगे? तो ये बहुत बड़ा सवाल है। काजी फाइज ईसा साहब को देखना चाहिए, बजाय इसके कि वो इनकार कर देते हैं नहीं हो रहा कुछ, यानी जो कर लो वो कह देंगे नहीं हो रहा। तो ये हम उनका रवैया देख रहे हैं। लेकिन ये मामला जो है वो काजी फाइज ईसा साहब की अदालत में उठाया जाना चाहिए, जाहिर है कि बहुत ज़रूरी है। इसके बाद मैं आपसे अर्ज़ करूँ बजट के हवाले से। ये जो बजट डॉक्यूमेंट है, इस बजट डॉक्यूमेंट के मुताबिक जो तनख्वाहों में अब टैक्स कटौती होगी, जिसमें कुछ इजाफा किया गया, वो किस तरह से होगी। अगर आपकी इनकम है 50,000 रुपये, यानी आप साल के 6 लाख रुपए कमाते हैं, जो कोई बहुत काबिल ज़िक्र इनकम नहीं है, जाहिर है कि इसमें गुजारा आजकल के हालात में नहीं होता, इससे ज़्यादा पैसों में नहीं होता। तो अगर आपकी सालाना इनकम 6 लाख रुपए है तो आप टैक्स से मुस्तस्ना हैं। लेकिन अगर आपकी इनकम 6 लाख से ज़्यादा है तो 12 लाख कमाने वालों का इनकम टैक्स कर दिया गया है 5%। 1 लाख रुपए की माहाना आमदन पर इनकम टैक्स 5% है। यूं माहाना इनकम टैक्स जो पहले था 1,250 रुपए, अब वो 2,500 रुपए कर दिया गया। जो लोग सालाना 12 लाख से 22 लाख रुपए आमदन पर टैक्स जो है वो कर दिया गया 15%।
ماہانہ 1,83,344 روپے تنخواہ والوں پر انکم ٹیکس 15% عائد ہوگا، اور ان افراد کا انکم ٹیکس 11,667 سے بڑھا کر اب 15,000 روپے کر دیا گیا ہے۔ اب یہ سالانہ 12 لاکھ سے 22 لاکھ والے لوگ ہیں، سالانہ 22 لاکھ سے 32 لاکھ والے لوگ، یہ بہت اچھی تنخواہ والے لوگ ہیں، ان پر جو ٹیکس ہے وہ 25% عائد ہوگا۔ ماہانہ 2,67,667 روپے تنخواہ پر ٹیکس 25% کر دیا گیا۔ ان کا ٹیکس اگر پہلے تھا 28,770 تو اب یہ 35,834 روپے ہوگا۔ اس کا جو ریٹ ہے وہ ایسے ہے کہ 6 لاکھ سے اوپر جو اماؤنٹ ہے اس اماؤنٹ پر پھر پرسنٹیج ہے، تو یہ اچھا خاصا ٹیکس بن جاتا ہے جیسے جیسے تنخواہ بڑھتی ہے۔ اور سینیٹر محمد اورنگزیب صاحب، وزیر خزانہ صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ غیر تنخواہ دار افراد سے زیادہ ٹیکس کی جو شرح ہے وہ 45% رکھنے کی تجویز ہے، تاکہ یہ ڈاکیومنٹڈ اکانومی کا حصہ بنے، اور یہ جو نان ڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے اس میں رہنے سے ڈسکریج ہوں اور نکلیں اس سے باہر، ڈاکیومنٹڈ اکانومی کا حصہ بنے، یہ مقصد بتایا جا رہا ہے۔ ہوا یہ ہے کہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کو تو اس بجٹ میں ذبح کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ ہزاروں روپے ماہانہ ٹیکس دینے والا جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کو آپ دیکھیے کہ اس ملک پاکستان میں یہ جو ریاست ہوتی ہے نا، ریاست، اس کی جانب سے سہولت کیا ملتی ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ سے اس کے دوبارہ کر دیتا ہوں کہ یہ حق اور فرض کا فلسفہ ہے۔ شہری کا فرض ہے کہ ٹیکس دے، لیکن کون سا شہری یہ فرض ادا کرتا ہے؟ وہ شہری جسے حق ملتا ہے، اسے ریاست دیتی ہے اس کے بچوں کے لیے اچھی تعلیم مفت، اسے ریاست دیتی ہے سرکاری اسپتال میں مناسب اور بہتر علاج مفت، اسے ریاست دیتی ہے روزگار کے مواقع، اسے ریاست دیتی ہے سڑکوں پر چلنے کے لیے جس سے وہ اپنے معاش کے مقام تک جائے، دیگر اپنی موومنٹس کرے، اپنے بچوں کو چھٹی کے دن گھمانے لے جائے، اپنی گاڑی چلا سکے، اپنی بائک چلا سکے، اسے ریاست دیتی ہے اچھی سڑکیں، اسے ریاست دیتی ہے امن و امان، اسے ریاست دیتی ہے قانونی تحفظ۔ کیا یہ سب میسر ہے؟ نہیں میسر۔ تو پھر لوگ ٹیکس دینے سے بھاگتے کہ ریاست ہمیں جب ہمارا حق نہیں دے رہی تو ہم اپنا فرض کیوں ادا کریں، پھر لوگ بھاگتے۔ یہ ہے اس ملک کا ایک بہت بڑا مسئلہ۔ اور پھر اس ملک میں جو بابو جس طرح سے نچوڑ رہے ہیں ایک عام آدمی کو، کیونکہ سارے ناخن اس کی گردن پر ہیں، تو یہ جو بابو ہیں، یہ بابو فوج کا بابو ہو، یہ بابو بیوروکریسی کا بابو ہو، یہ بابو عدالت کا بابو ہو، یہ بابو جس طرح سے نوچ رہا ہے، اس بابو کی گاڑیاں ہیں، اس بابو کے موبائل فون کے پیسے ہیں، اس کا یوٹیلیٹی بل ہے، اس بابو کو دیگر الاؤنسز ہیں، ہاؤس رینٹ ہے، اور یہ بابو ایک بڑی تنخواہ کے باوجود بھی پہلے گردنوں پہ سوار ایک عام آدمی کی، اور یہ تمام مراعات لیتا ہے، اور اس کے بعد یہ بابو پلاٹ بھی لیتا ہے، اس کے بعد یہ بابو علاج معالجے کی سہولتیں بھی لیتا ہے، پینشن بھی لیتا ہے، اور پھر یہ بابو مسلسل سوار رہتا ہے گردنوں پہ۔ تو اس ملک کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بابو ہے، لیکن اس بابو کے لیے کچھ نہیں کیا گیا۔ بجٹ پہ میں اگلی ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ بات کروں گا، لیکن آپ نے یہ بجٹ سنا، عام طور پر ہوتا یہ کہ ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ان چیزوں پر اگر ٹیکس بڑھایا گیا ہے نا، تو ان چیزوں پر ٹیکس کم بھی کیا گیا ہے۔ بجٹ آنے کے نتیجے میں یہ چیزیں مہنگی ہوں گی اور یہ چیزیں ہیں جو سستی ہوں گی۔ کیا آپ کو ایک چیز پتا چلی ہے اس بجٹ کے نتیجے میں جو سستی ہوئی ہے؟ کیا ایک چیز پتا چلی ہے؟ میں ابھی تک ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے تو ایسی کوئی بھی چیز اس بجٹ کے نتیجے میں نہیں ملی۔ اور یہ جو سرکاری افسران ہیں، ان کی تنخواہوں میں حکومت کیا دیتی ہے کہ اتنے فیصد اضافہ، وہ اضافہ ہو جاتا ہے، ٹیکس ویکس بڑھا لیا، اضافہ ہو گیا، کچھ کشن مل گیا، لیکن یہ جو نجی ملازمت والا بندہ ہے یہ تو اور رل جاتا ہے۔ اس کا کیا؟ یہ جو اعلان ہوتا ہے کم از کم اجرت 37,000 روپے، اس کا کیا؟ کون یقینی بنائے گا؟ تو یہ ہمارے ہاں اسی طرح سے چلتا ہے۔ ان چیزوں کو روکنے والا، بچانے والا کوئی بھی نہیں ہے، اور روکنے والا، بچانے والا، آواز اٹھانے والا کون ہوگا؟ وہ ہو سکتا ہے ہمارا میڈیا۔ ہمارا میڈیا کیا کرتا ہے؟ ہمارا میڈیا جب دیکھتا ہے نا کہ ڈائریکٹر جنرل میڈیا فائنانس، ڈائریکٹر جنرل میڈیا فائنانس، جہاں سے میڈیا کے پیسے آ سکتے ہیں، وہ اگر کسی تقریب میں نظامت کے فرائض انجام دینی ہے، مائک ان کے سامنے ہے، تو پھر
जंग जैसा अखबार खबर क्या लगाता है। इक्तिसादी सर्वे 2023-2024 के ऐलान के लिए इकनॉमिक एडवाइजर डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद ने बी ब्लॉक ऑडिटोरियम में वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना अली परवेज़ मलिक, डेप्यूटी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन जहांज़ेब की मुश्तरका मीडिया कॉन्फ्रेंस का अहतमाम किया। वज़ीर ख़जाना ने अपने साथ दाएं बाएं बैठे तमाम ओहदेदारों का तारुफ कराया तो मीडिया कंडक्ट करने वाली वज़ारत इत्तलात व नशरियात की डीजी रईसा आदिल बड़ी तेज़ी से डाइस पर वज़ीर ख़जाना के पास पहुंची और उन्होंने सरगोशी के अंदाज में कुछ कहा और वापस रोस्ट्रम पर आकर ऐलान किया कि वज़ीर ख़जाना ने अपने साथ डाइस पर बैठे वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ मलिक, प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन जहांज़ेब, इकनॉमिक एडवाइज़र डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद का तारुफ करा दिया है। अब कॉन्फ्रेंस का आगाज़ तिलावत कलामी पाक से करने के लिए कारी साहब को मदऊ करती हूँ। रईसा आदिल और PID के प्रोटोकॉल ऑफिसर मकबूल अहमद और उनकी टीम ने इंतहाई पुरसुकून अंदाज में और शोर शराबे के बगैर मीडिया कॉन्फ्रेंस का इंतजाम व इंसराम किया। रईसा आदिल हर सीनियर जर्नलिस्ट का नाम लेकर सवाल की दावत देती और मकबूल अहमद बर्क रफ्तारी से उसके पास माइक लेकर पहुंच जाते और उनके रुफका भी इसी तरह करते रहे। इनके लिए तालियां होनी चाहिए। यानी मीडिया को जहां यह नजर आए ना कि यहां से फायदा है, इनकी तारीफ करनी है, इनकी तारीफ में जमीन आसमान के कलाबे मिलाने, तो मीडिया ये करता है, ऐसे छापता है खबरें। वो तो शुक्र है कि ये लोग ये नहीं पूछते कि अगर ये एक दस्तरखान पे हो ना तो ये वो लोग हों कि कहें कि मैडम गोश्त कम गला है, अगर आप कहें तो बोटी चबा के आपको दे दूं। ऐसा हमारा मीडिया ये खाक तहफ़्फ़ुज़ करेगा किसी आम आदमी का। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।